हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। तो आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेसिक फीचर्स और कुछ अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले ही समझा दिया है। इसके पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसके आर्टिकल्स को देखने की कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो आर्टिकल जो है डीपीएसपी में 36 से 51 तक, 36 टू 51 तक है। तो हम 36 से देखते हैं। दोस्तों 36 जो है वो आर्टिकल 12 के ही जैसा है। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स में था, जैसा कि आपको पता होगा। उसमें था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट के बारे में बताया गया कि आखिर ये स्टेट है कौन, किसको कहेंगे हम स्टेट, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो इसके बारे में सारा कुछ मैंने बताया। मैं यहाँ फिर आपको रिवाइज़ करवा दूँ। दोस्तों, स्टेट का मतलब होता है या तो पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर एक स्टेट लेवल पे जो कानूनें चीज़ चल रही हैं, या फिर जो भी पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, या फिर कोई ऐसी एजेंसीज़ जो सरकार के लिए काम कर रही है, या कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा अगर वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट की वजह से के लिए काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 37 क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल 37 कहता है कि जो चीज़ें कंट्री की गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। गवर्नेंस का क्या मतलब है? गवर्नेंस का मतलब होता है एक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि एक्चुअली में जो चीज़ें काम हो रही है ग्राउंड लेवल पे, ऐसा नहीं है कि बस कागज़ पे लिखी है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल हो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो गवर्नेंस देश को चलाने के लिए, ठीक है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, कुछ जो बातें हैं, एंड इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखो दोस्तों, यहाँ पे शैल लिखा है, मतलब कि कंपल्सन का रिफ्लेक्शन यहाँ शो करता है कि कहीं ना कहीं स्टेट पे ये कंपल्सन होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए स्टेट का कि वो अप्लाई करें इन प्रिंसिपल्स को कानून बनाते टाइम। यानी कि जो भी देश चलाने के लिए दोस्तों जैसे भी कानून बनाना होता है गवर्नमेंट को या फिर सरकार को, लेजिस्लेचर्स को, तो उसके हिसाब से उसे कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और ये क्या है? ये ड्यूटी है स्टेट की, मतलब इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ऐसा स्टेट को करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, गाइडलाइंस दी जा रही है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 38 कह रहा है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस कितने तरीके की जस्टिस है? 3 तरीके की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 ये कह रहा है दोस्तों, ये जो पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये पूरा सरकार को समझाने की कोशिश की जाती है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो आर्टिकल 38 में ये बोला गया है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की वेलफेयर करनी चाहिए, एंड बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, कैसे करना चाहिए? तो आपको एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना होगा। और परमिएटेड बाय कैसे कैसे आप सिक्योर करेंगे ये? तो आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करना होगा। वो जस्टिस काफ़ी ब्रॉड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कानूनी तरीके की जस्टिस ही देनी होगी, आपको हर तरीके की जस्टिस प्रोवाइड करना होगा, न्याय देना होगा, सामाजिक भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। ठीक है। और क्या करना चाहिए? तो आपको कम करना चाहिए इनइक्वालिटीज़ का मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब के बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप है, वो कम करने की कोशिश करिए आप। उसके बाद क्या करना चाहिए? स्टेटस, बहुत हायर स्टेटस लोअर स्टेटस का जो वो चलता है उसे कम करिए। फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो गैप है, इनइक्वालिटीज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है और किसी के पास घर भी नहीं है रहने के लिए, तो वो कम कीजिए। इनइक्वालिटीज़ कम करने की बात की जा रही है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ बराबर कीजिए और मिनिमाइज़ कीजिए इनइक्वालिटीज़ इन सब चीज़ों में। अपॉर्चुनिटीज़ कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि मान लो किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो ये पढ़ाई कर ले, वो पढ़ाई कर ले, बहुत पैसा है, उसे सोचना नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास या फिर जो पुअर फैमिली हैं, उनको एक जगह भी इन्वेस्ट करने में 50 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ पे वो खर्च कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, वो रिटर्न सही देगा या नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को नहीं मिलती है, उसकी भी इनइक्वालिटीज़ है, काफ़ी कमी है।
तो उसे भी कम करना चाहिए, है ना। तो ये है पूरा आर्टिकल 38 का एक ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 39 कह रहा है कि टू सिक्योर, फर्स्ट क्या सिक्योर करना चाहिए, आप सिक्योर कीजिए, क्या सिक्योर कीजिए आप, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ताकि आप ऐसा लाइवलीहुड मेंटेन कीजिए ताकि सबके लिए हो जाए और सबको एक सही तरीके से, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट हो जाए, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबका रोजी रोटी चले। नेक्स्ट कह रहा है कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज जो है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए कि वो बराबर हो और अपॉर्चुनिटी सबको मिले और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ ना हो। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंशन, यहाँ पे ये मतलब है दोस्तों कि जो धन का जो एकत्रित करना होता है ना, वो किसी एक हाथ में ना चला जाए। तो आप ये बिल्कुल देखिए कि जो पैसा है, पूरा वेल्थ है, पूरी जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं एक हाथ में ना चला जाए, सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटीज़ आ जाएगा, क्राइम्स बढ़ जाएंगे, अमीर और गरीब में गैप बढ़ जाएगा, है ना। तो पूरा सोशल ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे लिंकेजेस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कह दिया तो इसका लिंक दूसरे पॉइंट से नहीं है। सारे पॉइंट्स दोस्तों, क्योंकि सोसाइटल है, ये सोसाइटल इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करेगी। अगर वही बात है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है तो इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ जाएंगे। सॉरी। उसके बाद है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। दोस्तों है कि अभी जो आपको पता है कि अभी भी लेबर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो विमेन लेबर होती हैं उनको वेजेस जो है वो कम मिलता है कंपेरेटिवली मेन के। तो वहाँ पे ये बोला गया है कि काम तो मेहनत दोनों बराबर का करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि औरतों को कम पैसे दिए जाते हैं और मेन सोसाइटल जो नॉर्म्स है वहाँ पे उनको ज़्यादा दिया जाता है, ये सोच के कि वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इनइक्वालिटी समाज में भी है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब कि जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, कुछ भी कह लो। अगर आपको जिस टॉपिक पे भी लिखना हो तो आप ये पॉइंट वहाँ डाल सकते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 39 में ये बोला गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो इसके लिए क्या होगा, इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में, जेंडर एम्पावरमेंट होगा, कैपेबिलिटी बिल्ड होगा और इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो आप एक पॉइंट से काफ़ी चीज़ें लिंक करके अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट पॉसिबल अब्यूज़। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और उनका स्ट्रेंथ, और चिल्ड्रेन जो है उनको फोर्सिबल अब्यूज़ से, यानी कि उनको जो गलत तरीके से काम करवाना हुआ या फिर जो बॉन्डेड लेबर हो, इसको हिंदी में उसे आई थिंक बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, कि बिना वेजेस का काम करवाना। और जैसे कि विलेज सेक्टर्स में दोस्तों पहले ये बहुत ज़्यादा था कि जो किसान थे या फिर लेबर सेक्टर्स था तो वो मनी लेंडर से क्या करते थे, वो लोन लेते थे, उधार लेते थे कुछ इंटरेस्ट पे। जैसे कि उनको 10% इंटरेस्ट पे उनको दिया गया 1 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपये। तो अब ये होता था कि वो पैसा नहीं जब वापस कर पाते थे तो उनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई था कि फिर वो बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस जाते थे। और दोस्तों जब डेट ट्रैप में वो फंस जाते थे तो इसकी वजह से ये होता था कि जो मनी लेंडर्स थे या फिर जहाँ से उन्होंने पैसे लिए हैं वो ये कंडीशन रखते थे कि तुम पूरी लाइफ हमारे यहाँ काम करो और पूरी लाइफ तुम सेवा करो तो तुम्हारा पैसा निकलेगा। और कभी कभी दोस्तों पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता था और बस उनको बिना पैसे दिए बस खाना पे रख के और फिर मतलब जो भी होता है ना कि फ्री में काम कराना, तो वैसी सिचुएशन हो गई थी। तो पूरी फैमिली और कभी कभी तो ख़ानदान भी इन्वॉल्व हो जाता था, ठीक है। 1-2 जनरेशन चली जाती थी अपना लोन चुकाने में, कर्ज पूरा करते करते करते। तो दोस्तों ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला था। तो ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट आया सोसाइटी में, काफ़ी ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिसमें बच्चे भी आते थे, वर्कर्स भी आते थे।
तो दोस्तों ये एक डायमेंशन और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। इसका और भी हर सेक्टर्स में इसका होगा यूज़, जैसे कि कैपिटलिज्म में जो प्राइवेट सेक्टर्स एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पे, या फिर जो चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन होती है उनको इलीगल तरीके से हायर करके और हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में जो काम कराया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में भी है कि वहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होने से भी अपने आप को बचाना एक फंडामेंटल राइट्स है। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, यानी कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस सरकार के लिए संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने ये बातें वहाँ पे लिखी है, एक्सप्लिसिटली लिखी है, मतलब एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो ऐसे वर्कर्स को और ऐसे बच्चों को ऐसे फोर्सिबल अब्यूज़ से, गलत तरीके से उनका शोषण करने से बिल्कुल बचाए। नेक्स्ट दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और फिर वही है कि बच्चों को भी, मतलब चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए उनको हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो, उनको भी पूरा हक है। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि 6 to 14 ईयर्स के जो है उनको फ्री में एजुकेशन और खाना प्रोवाइड करवाएगी, फ्री मील एंड एजुकेशन। अभी भी आपने मिड डे मील के तहत देखा होगा कि सरकार जो है वो स्कूल्स में प्रोवाइड करवाती है, उन्हें खाना मिलता है और उनकी फ़ीस भी नहीं लगती, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो दोस्तों यहाँ पे है कि उनकी हेल्दी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, उनका जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, उनको ये बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वही देश को आगे लेकर जाएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों ये पूरा डायमेंशन था आर्टिकल 39 का, तो काफ़ी ब्रॉड है आर्टिकल 39। वैसे ये सारे गाइडलाइंस ही काफ़ी ब्रॉड है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है प्रमोट 39A है, 39 देखा था हमने, 39A है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो वह काफ़ी वल्नरेबल है, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हुए, या फिर ऐसे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या फिर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कह लो, है ना, जिसको गांधी जी ने दरिद्र नारायण कहा था। तो दोस्तों और हमें भी हमारे यहाँ भी आई थिंक 70 to 75 मिलियन पॉपुलेशन जो है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आया था कि इतने जो लोग हैं ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, मतलब कि ये पुअर नहीं है, उसके नीचे जो कैटेगरी होती है एक वो है जिनके पास इवन खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि वो यहाँ पे कानूनी तरीके से वो चीज़ें तो कुछ नहीं जानते हैं, वो उन्हें क्या पता कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो मान लो कभी कोई उन्हें इलीगल तरीके से किसी केस में फंसा दिया, या फिर उनको गलत तरीके से कहीं कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? वो तो कहीं से भी स्ट्रांग नहीं है, ना पैसे से है, ना पावर से है, ना उनकी वॉइसेस सुनी जाएगी। तो दोस्तों संविधान में ये लिखा गया है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको साथ लेकर चले, ठीक है। तो इसीलिए जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फ्री में लीगल एड दिया जाए, कहने का मतलब कानूनी तरीके से उनको मदद की जाए। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स हायर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है एक लॉयर देती है केसेस लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ ताकि इक्वल जस्टिस हो, जस्टिस भी बराबर का हो। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपको किसी ने किसी चीज़ों में फंसा दिया, तो अगर आपको लड़ना हो अपने हक के लिए, और जब सामने वाला बहुत ज़्यादा फिनेंशियली और पावर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसने इंडिया का सबसे मोस्ट जो पावरफुल लॉयर था उसे हायर कर लिया, तो आप तो यही सोचोगे कि फिर हमारा क्या होगा। तो वहाँ पे इसीलिए दोस्तों इस गैप को कम करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए, और सबको जस्टिस जो है, न्याय भी जो है वो बराबर का मिले, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिखा गया है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्याय भी बराबरी का हो और वहाँ पे सबको मौका मिले बराबर का। अगर कोई पैसे देकर लॉयर हायर कर रहा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसे सरकार प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A। नेक्स्ट दोस्तों की टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 में कहा जा रहा है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना और उनको ऑर्गेनाइज तो कराना ही, पहली चीज़ें तो ऑर्गेनाइज है,
उसके बाद ये है कि उनको नेसेसरी पावर भी देना और अथॉरिटी भी देना, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें। तो इसका सीधा एग्जांपल अगर आपको अगर ध्यान में दिमाग में क्लिक कर रहा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आई थी। और ये जो है दोस्तों, ये गांधी जी का जो आइडिया था उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, ये गांधीयन थॉट्स में आएगा। क्योंकि दोस्तों गांधी जी जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बिलीव करते थे। जैसे कि ये देखो, वो कहते थे कि अगर हम इस चीज़ को मजबूत कर दें, इसके जड़ को मजबूत कर दें, तो यहाँ से जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो सही होगा, क्योंकि हमने न्यू स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हमने फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि गाँव को डेवलप करें, गाँव को एम्पावर करें। और हमारा जब गाँव बहुत ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा और हमारे जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी ब्लाइंड स्टेशंस हैं और सुपर स्टिशंस हैं, ब्लाइंड फेथ है दोस्तों, अंधविश्वास था। आपको पता है 70-75 साल पहले जो कंडीशंस थी हमारे कंट्री की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में और ब्लाइंड फेथ में, अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक, ये सब जो कहते हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो गांव में था। जो 70 से 80% की लोग थे वो विलेज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में जो सबसे जो मेजर एरिया है वो तो गांव है, तो ऐसा करें आप लोग कि गांव को स्ट्रॉन्ग करें, फिर गांव से जो लोग शहर की तरफ जाएंगे तो वो पहले से ही उनका जो सोल और हार्ट होगा वो क्लीन रहेगा, वो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट रहेंगे, तो वो सोसाइटी में भी अच्छा करेंगे। लेकिन आपने यही कमज़ोर कर दिया है और बस पेरीफेरल पे किनारे किनारे आप सही करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा जड़ हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो गांधीयन थॉट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए थे कि सेल्फ गवर्नमेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ हो, और यहाँ पे पंचायती राज में गांव और जो टाउन सिटीज़ होते हैं वो सही से काम करें। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों सॉरी, आर्टिकल 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, यहाँ पे ETC लगा दिया है मैंने, यहाँ पे एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टू ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार के लिए क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो ये दिया गया है कि गवर्नमेंट को जैसे कि सिक्योर करना चाहिए कि राइट टू वर्क हो, है ना, काम करने का जो राइट है वो लोगों को दिया जाए। तो जैसे कि अब मान लो दोस्तों, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना। एक होता है फंडामेंटल राइट्स, एक होता है DPSP ये फंडामेंटल राइट्स हो गया जो हम क्लेम करते हैं, अगर सरकार हमें नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये जस्टिसेबल है, ये मतलब ये काफ़ी पावरफुल है। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि सरकार को ये करना चाहिए। तो मान लो कि सरकार ने ये कहा कि जो राइट टू वर्क है आज से मैं अमेंड करता हूँ और ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि हर लोग वो अगर काम नहीं कर पा रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये कहने के लिए कि हमारा राइट टू वर्क जो है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो मतलब आपका यहाँ पे राइट टू वर्क जो है सिक्योर हो जाएगा और आपकी एक नौकरी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि DPSP से फंडामेंटल राइट्स तक का जो फेज़ होता है ले जाने का, वो गवर्नमेंट जल्दी नहीं दे पाती है। एक ही अभी तक मुझे लगता है कि राइट टू एजुकेशन में जो था, राइट टू एजुकेशन जो था जो 14 ईयर्स तक एज के लिए है, वो DPSP से फंडामेंटल राइट्स में इन्वॉल्व किया गया, कन्वर्ट किया गया। तो अगर दोस्तों गवर्नेंस और सरकार की इंटेंशन और पॉलिटिकल विल सही हो, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है अमेंडमेंट करके, और लोगों को वो मतलब ज़्यादा एम्पावर कर रही है और काफ़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे फंडामेंटल राइट्स को और लोगों के सिटीजन्स के पावर को काफ़ी स्ट्रेंथन कर रही है। इसका ये मतलब हुआ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 41 है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों के वर्क को सिक्योर करना चाहिए, उनको उनके राइट टू वर्क को सिक्योर करना चाहिए, देखना चाहिए कि सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन देना चाहिए सबको, पब्लिक असिस्टेंस देना चाहिए, मतलब कि सरकार को कुछ पैसे से या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ कह लो या कुछ भी कह लो,
हेल्प देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, असिस्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, कोई ओल्ड एज है। अब दोस्तों ओल्ड एज है, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, वो काम नहीं कर सकता है, वो पढ़ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या उसकी राइट टू लाइफ जो है वो यहाँ पे वर्थ नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, उसे भी जीने का पूरा हक है। तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बेरोज़गार हैं, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, जो बीमार हैं, सिकनेस है जो जिसमें, ठीक है, और जो डिसेबलमेंट है, जो फिज़िकली डिसेबल हैं, तो ऐसे लोगों को कौन देखेगा फिर? तो ये सरकार का काम है कि सरकार इनके राइट्स को, इनके एजुकेशन को और इनको इन केस अगर देना पड़े कुछ सब्सिडी पैसा तो इनको असिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 41। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 42। 42 ये कहता है कि टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ टू वीमेन। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ जो है वो जो जब बेबी होने के बाद, बच्चा होने के बाद जो औरतों को छुट्टियां मिलती, जो लीव मिलती हैं कुछ वीक्स की, आई थिंक अभी 26 वीक्स है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं, आप चेक कर लेना। तो मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, तो उसको दोस्तों अब तो पैटर्निटी रिलीफ भी आ गया है। ठीक है, फादर्स को भी रिलीफ मिलता है कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि आर्टिकल 42 के तहत ऐसा करना चाहिए कि जस्ट मतलब जस्टिस से बना है, जस्ट ये वर्ड, और ह्यूमन कंडीशंस मतलब सही हेल्दी कंडीशंस, अच्छा माहौल होना चाहिए काम करने का। ठीक है, और और मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए। मान लो काम कर रहे, किसी की शादी हो जाती है, कोई फैमिली आगे बढ़ती है, तो उसमें फिर ऐसा है कि फिर तो अगर आप उसे पैसा नहीं दोगे, आप रिलीफ नहीं दोगे और वो पुअर सेक्शन से उसके और कोई सोर्स नहीं है, तो फिर दो लाइफ थ्रेट हो जाएगी, है ना। तो और वहाँ पे दोस्तों बस लाइफ ही थ्रेट नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे मैटरनल डेथ भी हो सकता है, वहाँ पे स्टंटिंग हो सकती है, मतलब मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, अंडर नरिश्ड हो सकता है बच्चा। तो तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें भी, हर एक छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए। तो ये था आर्टिकल 42। और दोस्तों जितने भी आई थिंक DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उस पर 1 या 2 कानून तो अभी तक बन चुके हैं, है ना। सब पे काफ़ी एग्जाम्पल्स भी मैं समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से सब पे कानून बना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है ना। एक है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये सब एग्जाम्पल दोगे आप कि मतलब DPSP के ये प्रोविजंस पे सरकार ने क्या काम किया, है ना। सरकार ने अभी तक क्या किया, जो हम 70-75 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इतनी सारी बातें लिख के गए हैं संविधान में, तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया आज तक। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल दोगे आप कि हमने प्लानिंग कमीशन बनाई, फिर नीति आयोग बनाया, फिर हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लाइक कि हमने ज़मींदारी और जागीरदार को हटाया, टेनेंसी में रिफॉर्म किया, गाँव को हमने डेवलप करने की कोशिश की, फिर से हमने लैंडलेस लेबर्स थे, वहाँ से हमने उनको लैंड देने की कोशिश की, कोऑपरेटिव फार्मिंग ले आए, है ना। उसके बाद और क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? और एग्जांपल दे सकते हो, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट 1961 लाए हम, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट लाए 1976 को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ वीमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही यूटिलाइजेशन के लिए हमने LIC लेकर आए, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, है ना 1956। हमने कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया। और क्या किया हमने? और दोस्तों लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नालसा भी कहते हैं, 1987 स्टैब्लिश की, ताकि फ्री और सबको अच्छा लीगल एड गरीब को मिल पाए। लोक अदालत बनाया हमने जस्टिस के लिए कि हर जगह कोने कोने तक न्याय पहुँचे, कोर्ट पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे काम किए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बनाया हमने, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, हिली एरियाज़ के लिए अलग प्रोग्राम बनाया, ड्राउट प्रॉन एरियाज़ के लिए अलग प्रोग्राम बनाया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया,
और दोस्तों काफ़ी स्कीम्स बनाई इवन हमने, और आगे देखेंगे हमने अभी तक का जो मैंने आपको प्रोविजंस बताया इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मेंस में ये काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी DPSP को, और फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप लक्ष्मीकांत किताब जो है साथ में पढ़ते रहना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।